कहा जाता है मुकद्दर में अगर मोहब्बत है तो मोहब्बत में वो मुकाम मिल जाए। मुकद्दर में अगर मोहब्बत है तो मोहब्बत में वो मुकाम मिल जाए। जैसे चाहा वो इंसान मिल जाए, नहीं तो कब्रिस्तान मिल जाए। लेकिन ध्यान रखना, हमारी इन पंक्तियों को ज्यादा दिल पे मत लेना, नहीं तो मोहल्ले वाले वही मीम्स कहेंगे तुम्हारे ऊपर, छोरी पटाता है। आज से हम लोग जिस विषय को पढ़ेंगे उसका नाम है ज्योग्राफी। इस विषय के बारे में कहा जाता है कि अगर इस समझ में आ गया तो बहुत आसान है, और समझ में नहीं आया तो पूरा पसीना निकलवा देगा बाहर। इसीलिए इस विषय को संभल संभल कर पढ़ेंगे। आज से लेकर अगले 1-1.5 महीने तक केवल हम लोग इसी विषय को पढ़ेंगे। जब ये समाप्त हो जाएगा फिर दूसरे की शुरुआत करेंगे, और कोशिश करेंगे कि इसके बाहर कहीं क्वेश्चन ना जाने पाए। और ऐसा नहीं है कि नहीं जाएगा, एक आध क्वेश्चन तो जाना ही जाना है। तो चलिए आज से हम शुरू करते हैं ज्योग्राफी। इस विषय को समझना इसलिए कठिन है क्योंकि इसका नेचर थोड़ा गर्लफ्रेंड की तरह होता है। लेकिन अगर वो समझ में आ गया तो पत्नी बन जाएगी, और नहीं आया तो फिर दूसरी ढूंढ लेना। अब देखिए, भूगोल। भूगोल शब्द हिंदी भाषा का है, अंग्रेजी में इसको कहते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी शब्द जो देख रहे हैं ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द जियो, देखिए जो ये देख रहे हैं ना, जियो। जियो का मतलब होता है पृथ्वी। ये जियो वो वाला नहीं है जो दिन भर 5G चला रहे हो आजकल, फ्री मिल गया है। और दूसरा होता है ग्राफी। ग्राफी शब्द बना है ग्राफीय शब्द से। ग्राफी का मतलब होता है वर्णन। तो अगर कहा जाए कि इनका मतलब क्या होगा, तो इतने तो विद्वान हो। जो का मतलब हो गया पृथ्वी, और ग्राफीय का मतलब हो गया वर्णन, तो इसको हम लोग कह देंगे पृथ्वी का वर्णन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कुछ बेसिक से शब्द हैं जो जिनके बारे में क्वेश्चन आगे पूछे जाते रहे हैं और पूछे भी जाएंगे, तो इनके बारे में जरूर जान लेते हैं। देखिए, हर किसी का अपना एक बाप होता है। अब एक से ज्यादा जिसके हो तो हमको पता नहीं है, लेकिन एक तो होता है। तो इसी प्रकार से हर विषय का कोई ना कोई बाप होता है। तो इस प्रकार से ज्योग्राफी का पिता कहा जाता है हेकेटियस को। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है, तो हेकेटियस। अब पूछा जाएगा ज्योग्राफी के लिए ज्योग्राफिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, यानी ज्योग्राफिया जो शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले कौन किया था, तो उनका नाम है इराटोस्थनीज। क्या नाम है? इराटोस्थनीज। और ध्यान रखिएगा, यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले इस इतने बड़े विषय को पढ़ने लायक बनाया। तब पूछा जाएगा वो कौन थे जिन्होंने सबसे पहले भूगोल को पढ़ने का विषय बनाया, अध्ययन का विषय बनाया, तो इराटोस्थनीज। इसी प्रकार से पूछा जाएगा कि आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को। तो ध्यान रखिएगा, अलेक्जेंडर नाम याद रख लीजिएगा, इतिहास में तो अलेक्जेंडर पढ़ा ही होगा। उसके बाद अब हम बात करेंगे, देखिए पूरी दुनिया को मापना बहुत जरूरी था। अब मापने की शुरुआत किसी न किसी ने तो की ही होगी। तो कहा जाता है कि मापन के द्वारा पूरी दुनिया का सबसे पहला अगर मानचित्र कोई बनाए तो भाई साहब का नाम है अनेक्जिमेंडर। कौन? अनेक्जिमेंडर। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे पहले पूरी पृथ्वी का या पूरे विश्व का मानचित्र किसने बनाया था? अनेक्जिमेंडर ने। देखिए, मानचित्र और ग्लोब में अंतर होता है। मानचित्र का मतलब होता है कि जब आप किसी स्थान के नक्शे को कागज में या कपड़े में उतारते हैं वो कहलाता है मानचित्र। जैसे हम यहाँ पर बोर्ड में बना दें तो क्या कहलाएगा? मानचित्र। अगर हम नाप कर बनाए, ऐसा नहीं है कि कुछ भी बना दिया उसको मानचित्र कहने लगे। दूसरा, ग्लोब। ग्लोब का मतलब होता है कि जो चीज जैसी है उसको वैसे ही दिखाना। हमारी पृथ्वी किस आकार की है? जियोड आकार की। तो उसी तरह का हम लोग एक गोला बना लेते हैं एकदम हूबहू पृथ्वी की तरह, उसको हम लोग कहते हैं ग्लोब। तो देखिए, विश्व ग्लोब का निर्माता माना जाता है मार्टिन बेहम को। दुकानों में देखते हो ना, जो छोटे छोटे से इतने ग्लोब रहते हैं, कोई गुब्बारे वाले ग्लोब रहते हैं, उनको बनाया था सबसे पहले कौन? मार्टिन बेहम। तो ये थी एक बेसिक जानकारी, इतना तो जानकारी बनता है। अब देखिए, अब सवाल उठता है कि ज्योग्राफी में हमको पढ़ना क्या है? ये बहुत बड़ा विषय है, बहुत ज्यादा। तो देखिए, ज्योग्राफी को अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से हमने दो भागों में बांटा। एक को हम कहते हैं भौतिक भूगोल। भूगोल को दो भागों में, दरअसल भौतिक भूगोल को ही हम लोग कहते हैं प्राकृतिक भूगोल। तो यहाँ हम लोगों ने जाना कि भूगोल को हमने दो भाग में बांट दिया। एक को हमने दिया नाम भौतिक भूगोल या प्राकृतिक भूगोल, और दूसरे को नाम दिया मानव भूगोल। अब देखिए, यहाँ पर पूरा ध्यान लगाइए, बाहर का माहौल वैसे भी बहुत गर्म रहता है। तो भौतिक भूगोल की अगर हम बात करें तो भौतिक भूगोल को हम लोगों ने फिर से क्या किया है? कई भागों में बांटा है, उप शाखाओं में। तो उप शाखाओं के अंतर्गत सबसे पहले हम बात करते हैं भू आकृतिक विज्ञान की, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं जियोमॉर्फोलॉजी। तो इसमें हम क्या करेंगे? पर्वत, पठार, मैदान, इन सब का अध्ययन करेंगे। जब यानी पर्वत, पठार, मैदान के बारे में जानना हो। देखिए, जब हम बात करेंगे भौतिक भूगोल की, तो भौतिक भूगोल का मतलब है कि सारी प्राकृतिक चीजों के बारे में जानकारी जुटाएंगे। तो इसमें हमको क्या पढ़ना है? इसमें हम पढ़ेंगे पर्वत, पठार, मैदान के बारे में। और पर्वत, पठार, मैदान का अध्ययन हम भौतिक भूगोल के अंतर्गत जिस शाखा में करते हैं उसको हम लोग कहते हैं भू आकृतिक विज्ञान। तो पूछा जाएगा भू आकृतिक विज्ञान में क्या अध्ययन करते हैं, तो कहना पर्वत, पठार, मैदान, इन सब चीजों का अध्ययन करते हैं। इसके बाद
जब पर्वत पठार मैदान जान लोगे तो अपने आसपास के मौसम के बारे में जानोगे। तो मौसम को जानते हैं जलवायु विज्ञान, जिसको कहते हैं क्लाइमेटोलॉजी। इसके बाद होता है समुद्र के बारे में जानना। समुद्र के बारे में हम लोगों को जानना हो तो हम जानेंगे ओशनोग्राफी के अंतर्गत। ओशनोग्राफी जब पढ़ेंगे तो उसको कहते हैं हिंदी में समुद्र विज्ञान। इतना ही नहीं, फिर आसपास का पर्यावरण के बारे में जानेंगे। इसके अंतर्गत पर्यावरणीय भूगोल के अंतर्गत, मिट्टी के बारे में मृदा भूगोल के अंतर्गत। तो ये सारी चीजें हमको पढ़नी है भौतिक भूगोल में। तो देखिए, अगर हम मानव भूगोल की बात करें तो मानव चूंकि हम लोग हैं, हम लोग भी धरती पर रहते हैं, इसी पृथ्वी पर रहते हैं, तो हम लोग मानव भूगोल के अंतर्गत जानेंगे हमारे जो आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं उनके बारे में, प्रजातियों के बारे में, जनजातियों के बारे में। जब इन सभी चीजों के बारे में पढ़ने लगना तो समझ लेना कि अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में। तो अगली क्लास से हम लोग शुरू करेंगे क्रम से, और एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे ज्योग्राफी के सभी कठिन विषयों को। तो आज से हमने जो अपनी यात्रा शुरू कर दी है, इसमें सहयोग कीजिएगा। हम लोग आगे अध्ययन करेंगे ज्योग्राफी जैसे कठिन विषय का बेहद सरल भाषा में, और एक एक करके। और यकीन मानिए, जो जो टॉपिक होते जाएंगे उसके बाद कहीं से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ढूंढ लीजिएगा। क्या होता है ना, मन में एक तसल्ली होना बहुत जरूरी है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो ठीक तो है या नहीं। अब मान लीजिए पढ़ा यहाँ और जाकर पहुंच गए किसी के पास, उसने क्वेश्चन पूछ दिया इसके आगे वाले चैप्टर का, तो कहे अरे ये तो हमारे सर पढ़ा ही नहीं है। ऐसा नहीं कहना है, बल्कि पहले उस चैप्टर को देखना कि पढ़ा कि नहीं।